चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे विद्युत धारा का चालन होता है। ऐसे ठोस पदार्थ को विद्युत का चालक कहा जाता है। धातु जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम विद्युत का चालन करते हैं। इसके विपरीत कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। ऐसे ठोस पदार्थ को विद्युत का कुचालक, विद्युत रोधी कहते हैं। प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी आदि विद्युत का चालन नहीं करते हैं। आपने बिजली मिस्त्री को रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करते देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि वह रबड़ के दस्ताने पहनकर बिजली का काम क्यों करता है? ठोस पदार्थ चालक है। कुचालक यह जानने के लिए पूर्व में संपरिचित टेस्टर का प्रयोग किया था। निम्न में चित्र में देख रहे होंगे। क्या द्रव्य विद्युत चालन करते हैं? यदि ठोस पदार्थ के स्थान पर द्रव्य ले तो क्या होगा? क्या द्रव्य विद्युत का चालन करते हैं? आइए क्रियाकलाप एक्सपेरिमेंट द्वारा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक्सपेरिमेंट 1। प्लास्टिक के एक ढक्कन में सिरका या नींबू का रस लीजिए। संपरिचित टेस्टर के दोनों स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस में डुबो दीजिए। ध्यान रखें कि दोनों सिरों के बीच की दूरी कम से कम 1 सेंटीमीटर हो ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श न करें। क्या संपरिचित टेस्टर का बल्ब दीप्त होता है? क्या नींबू का रस विद्युत का चालन करता है? एक्सपेरिमेंट 2। एक्सपेरिमेंट 1 में नींबू के रस के स्थान पर तनु गंध कामल सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर एक्सपेरिमेंट को दोहराइए तथा अवलोकन कीजिए। क्या संपरिचित टेस्टर का बल्ब दीप्त होता है? क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? एक्सपेरिमेंट 3। अशुद्ध जल डिस्टिलेटेड वाटर लेकर एक्सपेरिमेंट को दोहराइए तथा अवलोकन कीजिए। क्या टेस्टर का बल्ब दीप्त होता है? क्या अशुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? टमाटर का रस उपयोग करने पर बल्ब धीमा दीप्त नहीं होता है। ऐसे पदार्थ से विद्युत का चालन दुर्बल धीमा होता है। इन्हें हिम चालक कहा जाता है। तनु गंध काम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करने पर बल्ब तेजी से दीप्त होता है। ऐसे पदार्थ से विद्युत का चालन तीव्र होता है। इन्हें सुचालक कहते हैं। अशुद्ध जल का उपयोग करने पर बल्ब दीप्त नहीं होता है। ऐसे पदार्थ विद्युत का चालन नहीं करते। इन्हें कुचालक कहते हैं। क्या यह संभव है कि द्रव्य के विद्युत का चालक होने के बाद भी बल्ब दीप्त ना हो? क्या हम सेल के बिना भी एलईडी बल्ब चला सकते हैं? इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। एक्सपेरिमेंट 4। एक नींबू को 2 टुकड़ों में काट दीजिए। नींबू के प्रत्येक भाग में एक जस्ता का टुकड़ा, ऋण ध्रुव तथा एक तांबे की कील, धन ध्रुव लगाएंगे। एक टुकड़े में लगे जस्ता को दूसरे टुकड़े में लगे तांबा के तार की सहायता से जोड़िए। नींबू के दोनों टुकड़ों में बचे हुए जस्ता एवं तांबा से अलग अलग 2 तार जोड़िए। अब एलईडी बल्ब के बड़े लीड्स धन ध्रुव को तांबा से जुड़े स्वतंत्र तार से जोड़िए एवं छोटे लीड्स ऋण ध्रुव को जस्ता से जुड़े स्वतंत्र तार से जोड़िए। बल्ब का अवलोकन कीजिए। क्या बल्ब दीप्त होता है? अब एलईडी का अवलोकन कीजिए। क्या एलईडी दीप्त हुआ? सावधानी, क्रियाकलाप से पहले बल्ब चेक कर लीजिए कि वह फ्यूज ना हो। एलईडी से 2 तार जुड़े होते हैं जिन्हें लीड्स कहते हैं। एक तार दूसरे की अपेक्षा लंबा होता है। एलईडी को जोड़ते समय इसके लंबे तार बैटरी के धन ध्रुव टर्मिनल से जोड़ते हैं तथा छोटे तार को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं। इसी तरह आप नींबू के स्थान पर आलू एवं टमाटर को रखकर प्रयोग दोहराएं। सावधानी, तार हमेशा तांबे का लीजिए क्योंकि यह विद्युत का अच्छा सुचालक है। अब बताइए, क्या द्रव्य विद्युत का चालन करते हैं? 2 द्रव्यों को नाम बताइए जो विद्युत का चालन करते हैं। 2 द्रव्यों को नाम बताएं जो विद्युत का चालन नहीं करते। जब विद्युत धारा बल्ब से प्रवाहित होती है तो ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु गर्म होकर दीप्त हो जाता है। जब बल्ब से होकर दुर्बल धारा बहती है तब बल्ब धीमा दीप्त होता है। यदि परिपथ में विद्युत धारा अत्यंत दुर्बल है तो तंतु प्राप्त गर्म न हो पाने के कारण दीप्त नहीं हो पाता। आप दुर्बल विद्युत धारा को संसूचित कर सकते हैं। क्या इसके लिए हमें किसी अन्य प्रकार का संप्रेषित का प्रयोग करना होगा? अन्य प्रकार का संप्रेषित बनाने के लिए क्या करेंगे? क्या आपको याद है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है? क्या आप विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके संपरिचित बना सकते हैं? आइए इसका पता करते हैं। एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट 5। माचिस के खाली डिब्बे से ट्रे निकालिए। इस ट्रे में एक चुंबकीय सुई रखिए। ट्रे पर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेट दीजिए। अब तार के एक स्वतंत्र सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़िए। दूसरे तार के एक सिरे को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िए।
दोनों तारों को स्वतंत्र सिरों को अनावृत कर आपस में ऋण मात्र के लिए स्पर्श कीजिए। चुंबकीय सुई में विक्षेपण का अवलोकन कीजिए। क्या चुंबकीय सुई में विक्षेपण दिखाई देता है? विद्युत धारा के प्रभाव के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे संप्रेषित कहते हैं। इस संप्रेषित के स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस में डुबोकर अवलोकन कीजिए। क्या आपको चुंबकीय सुई में विक्षेपण दिखाई देता है? संप्रेषित के सिरों को नींबू के रस से बाहर निकालिए, उन्हें पानी में डुबोइए तथा पोंछकर सुखा लीजिए। इस क्रियाकलापों को अन्य द्रव्य जैसे दूध, सिरका, अशुद्ध जल, शहद तथा वनस्पति तेल आदि के साथ दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में देखिए कि चुंबकीय सुई में विक्षेपण होता है अथवा नहीं। आप सारणी देखकर बता सकते हैं कि कुछ द्रव्य विद्युत के चालक होते हैं तथा कुछ द्रव्य ऋण चालक। क्या विशेष परिस्थिति में ऋण चालक भी विद्युत धारा का चालन करते हैं? एक्सपेरिमेंट 6। एक साफ तथा सूखे रबड़ अथवा प्लास्टिक के ढक्कन में थोड़ा अशुद्ध जल डिस्टिल्ड वाटर लीजिए। अशुद्ध जल बैटरी या इन्वर्टर की दुकान से या दवाई की दुकान से ले सकते हैं। संप्रेषित का उपयोग कर यह ज्ञात कीजिए कि अशुद्ध जल विद्युत का चालन करता है या नहीं। क्या अशुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? अशुद्ध जल में थोड़ा नमक मिलाकर इस क्रियाकलाप को फिर से दोहराइए। अब आपने क्या देखा? यह अवलोकन पहले के अवलोकन से भिन्न है। अशुद्ध जल में नमक घोलने से वह विद्युत का चालक बन जाता है, अर्थात नमक का घोल विद्युत का एक अच्छा चालक है। अशुद्ध जल लवणीय नहीं होता है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक है। नल, तालाब तथा नदी से प्राप्त जल में लवण घुले होते हैं, इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। यही कारण है कि हमें फर्श पर नंगे पांव खड़े होकर या गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूने से मना किया जाता है। यदि अशुद्ध जल में नमक की जगह कोई अन्य पदार्थ मिलाया जाए तो क्या होगा? क्या कोई अन्य पदार्थ भी अशुद्ध जल में घुलकर इसे सुचालक बना सकता है? आइए पता लगाएं। एक्सपेरिमेंट 7। रबड़ या प्लास्टिक के 3 साफ तथा सूखे ढक्कन लीजिए। प्रत्येक में थोड़ा थोड़ा चाय के चम्मच के बराबर अशुद्ध जल लीजिए। एक ढक्कन के अशुद्ध जल में कुछ बूंदें नींबू का रस या तणु गंध काम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरे ढक्कन में पोटेशियम आयोडाइड या कौशिक सोडा तथा तीसरे ढक्कन में थोड़ी सी चीनी डालकर घोलिए। इनमें संप्रेषित के स्वतंत्र सिरों को बारी बारी से पूर्ण सावधानी से डुबोकर परीक्षण कीजिए। इनमें से कौन सा विलयन विद्युत का चालन करता है और कौन सा नहीं? आपको क्या परिणाम प्राप्त होते हैं? जब अशुद्ध जल में अम्ल, क्षार या लवण घोला जाता है तो वह विद्युत का चालन करता है। जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रभावित होती है तो क्या वह उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा कोई रासायनिक परिवर्तन ला सकती है। जब विद्युत धारा चालक विलयन से प्रभावित की जाती है तो यह किस प्रकार प्रभाव उत्पन्न करती है, इसकी जानकारी एक्सपेरिमेंट द्वारा प्राप्त करते हैं। एक्सपेरिमेंट 8। 2 बेकार सेलों से कार्बन की छड़ निकालिए। उनकी धातु की टोपियों को रेगमाल सैंड पेपर से साफ कीजिए। इन पर तांबों का तार लपेटिए और इन्हें बैटरी से संयोजित कीजिए। इन दोनों छड़ों को कार्बन का इलेक्ट्रोड कहते हैं। कार्बन की छड़ों के स्थान पर आप लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कीलों का भी उपयोग कर सकते हैं। कांच के बीकर में लगभग 250 मिलीलीटर जल लीजिए। इस जल में कुछ बूंदे तनु गंध काम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए ताकि जल अधिक चालक हो जाए। कार्बन की छड़ों को अम्लीय जल विलयन में इस प्रकार डुबोइए कि धातु की टोपी अम्लीय जल से बाहर रहे। अब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। 3 से 4 मिनट के बाद कार्बन की छड़ों इलेक्ट्रोड का सावधानीपूर्वक अवलोकन कीजिए। क्या आपको कार्बन की छड़ों इलेक्ट्रोड के पास गैस के बुलबुले दिखाई दिए? अम्लीय जल विलयन में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है? आपने देखा कि जब किसी अम्लीय जल विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अम्लीय जल विलयन में रासायनिक परिवर्तन होता है। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन एवं इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करती है। रासायनिक अभिक्रिया में विलयन के रंगों में भी परिवर्तन हो सकता है। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में रासायनिक निक्षेप होती है। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। इसमें प्रयुक्त विलयन को विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। विद्युत अपघटन का उपयोग धातु का उसके आयस्कों से निष्कर्षण में, धातु के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग धातु पर चढ़ाना में। एक्सपेरिमेंट 9। 2 मोटे विद्युत तार लीजिए तथा उनके सिरों से विद्युत रोधी आवरण हटा दीजिए। एक कांच के बर्तन में अम्लीय जल लीजिए। 2 आंशिकृत परख नलियों में अम्लीय जल भरकर बर्तन में उल्टा डालिए।
दोनों तारों के एक एक स्वतंत्र सिरे पर धातु का इलेक्ट्रोड लगाकर दोनों परख नलियों में डालिए। दूसरे स्वतंत्र सिरों के साथ बैटरी तथा स्विच लगाकर परिपथ पूरा कीजिए। परिपथ में धारा प्रभावित कीजिए। परख नलियों के भीतर होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन कीजिए। आप क्या देखते हैं? दोनों परख नलियों में गैस के बुलबुले ऊपर उठते हैं, दिखाई देते हैं, जो पानी की सतह को नीचे की ओर ढकेलते हैं। कुछ समय पश्चात परख नलियों में एकत्रित गैसों के आयतन का पैटर्न नोट कीजिए। प्रकनली ए में विद्यमान गैस का आयतन प्रकनली बी में विद्यमान गैस के आयतन से 2 गुना होगा। अतः प्रकनलियों में गैस 2:1 के अनुपात में जमा होती है। प्रकनली ए में हाइड्रोजन गैस और प्रकनली में ऑक्सीजन गैस है। अतः पानी में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। अब हम विद्युत धारा का आलू से रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। एक्सपेरिमेंट 10। एक आलू को 2 भागों में काटिए। कुंडली युक्त संपरिचित का स्वतंत्र सिरा आलू में प्रविष्ट कीजिए। लगभग आधे घंटे के बाद इसका अवलोकन कीजिए। क्या आपको आलू में तार के पास एक नीला हरा धब्बा दिखाई दिया? यह धब्बा कहाँ से आया? इस अभिक्रिया को कई बार दोहराएं। हर बार धन टर्मिनल के चारों तरफ नीला हरा धब्बा दिखाई देता है। यह बहुत लाभप्रद खोज है। इसका उपयोग बॉक्स में बंद बैटरी के धन टर्मिनल की पहचान करने में किया जा सकता है। आपने इस क्रियाकलाप में देखा कि विद्युत धारा आलू के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है, जिससे आलू के रंग में परिवर्तन आता है। विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लाटिंग। आपने देखा होगा कि नई साइकिल के हेडलाइट व रिम चमकदार होते हैं। अगर इन पर कोई खरोंच लग जाए तो चमकदार परत निकल जाती है। कुछ महिलाएं ऐसे आभूषण पहनती हैं जो देखने में बिल्कुल सोने जैसे लगते हैं। लगातार पहनने से इनके सोने की परत निकल जाती है और नीचे किसी अन्य धातु की सतह नजर आने लगती है। इसकी वजह यह है कि एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि एक धातु की सतह पर दूसरी धातु की परत किस प्रकार चढ़ाई जाती है या निक्षेपित की जाती है? इसे एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। एक्सपेरिमेंट 11। 10 सेंटीमीटर मल्टीपल 4 सेंटीमीटर की 2 तार की प्लेट लीजिए। एक सूखे एवं स्वच्छ कांच के बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। अधिक चालक बनाने के लिए विलयन में कुछ बूंदे तणु गंध कामल सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए। दोनों प्लेटों को रेगमाल सैंडपेपर से साफ कर लीजिए तथा धोकर सुखा लीजिए। एक प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल तथा दूसरे प्लेट को बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित कीजिए। इन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोइए। परिपथ में लगभग 20 मिनट तक धारा प्रवाहित कीजिए। अब विलयन में से इलेक्ट्रोडों को निकालकर ध्यानपूर्वक देखिए। क्या उनमें से किसी एक में कुछ अंतर मापते हैं? क्या आप इस पर कोई परत चढ़ी देखते हैं? इस परत का रंग कैसा है? धन टर्मिनल से जुड़ी तांबे की प्लेट की मोटाई घट जाती है तथा ऋण टर्मिनल से जुड़ी तांबों की प्लेट की मोटाई बढ़ जाती है, अर्थात इस पर तांबे की परत चढ़ गई। इसी प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत धारा द्वारा किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन के क्रियाकलाप को करने के बाद इलेक्ट्रोडों को आपस में बदलकर क्रियाकलाप को दोहराइए। अब आपने क्या देखा? आप बताइए। लोहे के बने कार के बम्पर, पहियों के रिम, साइकिल का हैंडल इत्यादि पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। कॉपर ऋण टर्मिनल की प्लेट पर जमा हो जाती है तथा सल्फेट धन टर्मिनल पर जाकर तांबे की प्लेट के साथ अभिक्रिया करके कॉपर सल्फेट विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विद्युत लेपन प्रक्रिया में कॉपर धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड पर स्थानांतरित हो जाता है। किसी धातु के वस्तु पर अगर चांदी की परत निक्षेपित करनी हो तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। वस्तु को ऋण इलेक्ट्रोड के स्थान पर तथा चांदी के प्लेट को धन इलेक्ट्रोड के स्थान पर लगाते हैं। विद्युत लेपन बहुत उपयोगी प्रक्रिया है। उद्योग जगत में धातु की वस्तुओं पर किसी अन्य धातु की पतली परत निक्षेपित करने का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए स्नान गृह के नल, कार के कुछ भागों, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम, साइकिल के घंटी तथा अन्य बहुत सारी वस्तुओं पर क्रोमियम का परत निक्षेपित किया जाता है। ये देखने में चमकीला होता है। क्रोमियम एक महंगी धातु है, अतः पूरी वस्तु क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इसी कारण सस्ते धातु की वस्तुएं बनाकर उन पर क्रोमियम की परत निक्षेपित की जाती है। कुछ आभूषण सस्ती धातु से बनाए जाते हैं और उन पर सोने और चांदी की परत निक्षेपित की जाती है। खाद्य पदार्थों के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले लोहे के डिब्बों पर टीन की परत निक्षेपित की जाती है। पुलों एवं वाहनों को मजबूत बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। लोहों को
जंग से बचाने के लिए इस पर जिंक की परत निक्षेपित की जाती है जो कि जंग रोधी होते हैं। विद्युत लेपन कारखानों में प्रयोग किए जाने वाला विलयन एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट है जिसका निपटारा एक बड़ी समस्या है। इसके सुरक्षित निपटान हेतु विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्या आप जानते हैं एलईडी प्रकाश उत्सर्जक का डायोड लाल, नीला, हरा, सफ़ेद इत्यादि कई रंगों का होता है। इनका उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। ट्रैफिक सिग्नल लाइट में एलईडी का उपयोग होता है। सफ़ेद एलईडी का गुच्छा एक साथ लगाने पर एलईडी का एक प्रकाश श्वेत बन जाता है। एलईडी से ऊर्जा की खपत बहुत कम होती है। यह ट्यूबलाइट तथा प्रकाश बल्ब से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं किंतु महंगे हैं। इसलिए आजकल CFL सहायक प्रदीप्त लैंप का प्रयोग अधिक हो रहा है। CFL में पारा होता है जो मनुष्य के लिए नुकसानदायक होता है। हमने सीखा जो पदार्थ विद्युत धारा का चालन करते हैं उनको सुचालक कहते हैं तथा जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते उन्हें कुचालक कहते हैं।